नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना। भाई साहब, जब तुम्हें अपने देश से सच्चा वाला प्यार हो जाता है ना, ट्रू लव, तब तुम नेशनलिज्म की बातें करने लगते हो। बट हमसे बहुत पहले यूरोप के लोगों ने नेशनलिज्म का मतलब समझ लिया था। इसीलिए तो वहाँ पे होता है फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही लोगों के अंदर पे देशभक्ति की भावना जागती है। यूरोप के अंदर पे लोग अब अपना अपना देश बनाना चाहते थे, बट उस समय में हम थे अंग्रेजों के गुलाम। हम करते थे अंग्रेजों की गान गुलामी। सिंपली हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे। बट फिर कई साल बाद हमें अंग्रेजों की गान गुलामी से बचाने के लिए आते हैं महात्मा गांधी जी। गांधी जी सबसे पहले तो जाके साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों से पंगा लेते हैं। वहाँ जो साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ भयंकर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके खिलाफ लड़ते वो। एंड देन वो 1915 को आते हैं इंडिया। एंड वो इंडिया के देखते हैं कि यहाँ के लोग तो भाई सब अंग्रेजों के गान गुलामी कर रहे हैं, यानी कि हम ब्रिटिश इंडिया के कॉलोनी थे। और उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो गया था और ये अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और क्योंकि हम अंग्रेजों के गान गुलामी कर रहे थे, उनके गुलाम थे, तो हमें भी मजबूरन पार्टिसिपेट करना पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 पे। और यही पे आता है क्लास 10 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया का पहला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। वर्ल्ड वॉर पे पार्टिसिपेट करने की वजह से हमें क्या क्या चीजों से सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 1 पे अंग्रेज अपना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए भयंकर खर्चा करते हैं डिफेंस पे, जिसका खर्चा निकालते हैं वो हमसे। कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं और इनकम टैक्स जैसी चीजों को इंडिया पे इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब लड़ेंगे वो, खर्चा हम भरेंगे, जिसका नतीजा ये होता है कि जब तक वॉर चलता है 1913 से 1918 तक इंडिया में हर एक चीज का दाम डबल हो जाता है। और इस महंगाई का मार हम इंडियंस को सहना पड़ता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, जब उन्हें सोल्जर्स का जरूरत होता था तो अपने सोल्जर्स को नहीं, हमारे गाँव से सोल्जर्स को पकड़ के लड़ने मरने भेज दिया जाता था। और इसी बीच 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच इंडिया के अलग अलग इलाकों में मौसम के खराब होने की वजह से फसल बर्बाद होता है और हम इंडियंस को भयंकर फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। और ऐसी वॉर लाइक कंडीशन के बीच एक खतरनाक बीमारी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे फैल जाता है, जिससे कई लोग मरते हैं। फिर आगे जाके 1921 को इंडिया पे एक सेंसस करा गया, जहाँ पता चलता है कि उस लड़ाई वाले सिचुएशन में ना इंडिया के अंदर पे 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं। वो जो बीमारी था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और फेमाइन, यानी कि जो फसल बर्बाद हुआ था उसके कारण। और कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार अंग्रेज थे। अब वो एक ऐसा समय था जब भी हम अंग्रेजों को दिखते थे ना, मन से गाली निकलता था। हम अंग्रेजों को गान गुलामी करते करते थक चुके थे। हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमें इन सारी चीजों से आजाद करे। सही बताओ तो हमें जरूरत था एक मसीहा का, और वही मसीहा 1915 को साउथ अफ्रीका से आता है इंडिया पे। हमारे महात्मा गांधी जी, जिसे अमेरिका को बचाने के लिए आते हैं कैप्टन अमेरिका, जो कि रियल है भी नहीं, बट हमारे केस पे हमारा रियल हीरो आते हैं महात्मा गांधी। जिसे हर एक सुपर हीरो के पास एक सुपर पावर होता है, उसी तरीके से हमारे गांधी जी के पास भी एक सुपर पावर था, द पावर ऑफ सत्याग्रह। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का। गांधी जी का मानना था कि जो भी हम लड़ाई लड़ेंगे वो बिना वेपन के लड़ेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चल के लड़ेंगे और बिल्कुल ही पीसफुल तरीके से लड़ेंगे। मतलब पंगा तो करना है बट मैटर नहीं चाहिए भाई साहब। गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। अब गांधी जी ने अपना ये सुपर पावर को अनलॉक किया था साउथ अफ्रीका के अंदर पे। वहाँ पे जब एक समय में भयंकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ, तब गांधी जी खड़े होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर पे। और उन्हें पता चलता है कि अरे बाप रे, मेरे पास तो एक सुपर पावर है, द पावर ऑफ सत्याग्रह। मैं बिना लड़े भी लोगों से अपनी बातें मनवा सकता हूँ। और वही चीज वो इंडिया में आके भी करते हैं। वो इंडिया में आके अपना सुपर पावर के 3 जगह में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें तीनों ही जगह पे सक्सेस मिलता है। सबसे पहले वो आते हैं 1917 को चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि बिहार का पार्ट है। और वो देखते हैं कि अंग्रेज चंपारण के फार्मर्स के साथ इंडिगो प्लांटेशन को लेकर भयंकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो फार्मर्स के लिए लड़ते हैं और अंग्रेजों से अपने बातें मनवा लेते हैं। और इसी को कहा गया चंपारण सत्याग्रह। देन उसी साल फिर वो जाते हैं 1917 को खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, जहाँ गांधी जी देखते हैं कि फसल के बर्बाद होने की वजह से और प्लेग एपिडेमिक की वजह से वहाँ के किसानों का फसल बर्बाद हो चुका था। अब वहाँ के किसान अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे सकते थे, तो सारे किसान टैक्स रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। और तभी गांधी जी आके वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजों से टैक्स रिलैक्सेशन के लिए मनवा लेते हैं। फिर गांधी जी जाते हैं 1918 अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसमें गांधी जी देखते हैं कि अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ना, उनका कंडीशन बहुत खराब था। वहाँ के वर्कर्स जितना काम करते थे उतना उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी उन वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाने के लिए भी एक सत्याग्रह करते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं। अब गांधी जी के बैक टू बैक 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट देश के अलग अलग कोने पे ऑर्गेनाइज करने के बाद अब लोगों के भी मन पे आता है कि भाई साहब हमें ना अंग्रेजों से अब आजादी मिल सकता है, अब हम और गान गुलामी नहीं करेंगे भाई साहब। बट ये चीजें अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा था और इन चीजों को रोकने के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं रॉलैक्ट एक्ट। अब ये क्या है आओ देखते हैं। 1919 को उस समय के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस रॉलैक्ट एक्ट को पास किया था। अब जैसे आज के समय का जो गवर्नमेंट होता है वो बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर पे, उसी तरीके से अंग्रेजों के समय पे अंग्रेज लोग बैठते थे इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। सो ये काइंड ऑफ पार्लियामेंट था अंग्रेजों के समय का। सो ये जो रॉलैक्ट एक्ट था ये अंग्रेजों को अंधा पावर दे देता है, जो मन में आए वो करो। अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी इंसान रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, तो उसे बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल पे रख सकते हो। मतलब तुम समझ रहे हो ये कानून कितना खतरनाक था। मतलब अगर अंग्रेजों को किसी पे भी शक होता है कि ये हमारे खिलाफ है, तो सीधा पकड़ के 2 साल के लिए जेल पे डाल दो। क्यों डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा तुम्हें। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। तो अब इसी काले कानून के खिलाफ हमारे महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को शुरू करते हैं रॉलैक्ट सत्याग्रह,
ताकि वो इस लॉ को अपोज कर पाए। अब ध्यान देना एक चीज, इससे पहले गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह करा था वो एक रीजन स्पेसिफिक था। बिहार के अंदर पे करा, 2 गुजरात के अंदर पे करा, बट ये रोलेट सत्याग्रह पहला नेशन वाइड प्रोटेस्ट था अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी ने हर एक इंडियन से रिक्वेस्ट करा कि आओ सामने और इस लॉ के खिलाफ लड़ो, और लोग ऐसा ही करते हैं। इस रोलेट सत्याग्रह का स्टार्ट होता है हड़ताल से। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लोग दुकानों को बंद कर देते हैं, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और देश भर में लोग लंबे लंबे रैलीज करते हैं कि भाई साहब हम और नहीं सहेंगे अंग्रेजों का कान गुलामी। अब ये सब देख के अंग्रेजों का कान चल रहा था भाई साहब। वो कैसे भी करके इन सारी चीजों को खत्म करना चाहते थे। उन्हें समझ आता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा इंडिया यूनाइट हो जाएगा और हमें उनके देश से बाहर फेंक देगा। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, और गांधी जी को भी दिल्ली के अंदर पे एंट्री नहीं दिया जा रहा था। बट फिर भी देश भर के अलग अलग कोनों पे इस रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करा जा रहा था। लोग अपने घरों से निकल के अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट फिर 10 अप्रैल को एक ऐसा चीज होता है जिसने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि इस रोलेट सत्याग्रह को गांधी जी खत्म कर दे। 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर पे पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस गोली चला देते हैं, जिससे लोग भी भड़क जाते हैं और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब तक जो सत्याग्रह नॉन वायलेंस तरीके से हो रहा था उसमें पहली बार वायलेंस होता है। अब अंग्रेजों को भी मौका मिलता है, वो चीजों को कंट्रोल करने के नाम पे लगा देते हैं मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में पावर पूरी तरीके से मिलिट्री के हाथ में होता है। तुम कोई प्रोटेस्ट, दंगा फसाद कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सीधा तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। और जिस समय मार्शल लॉ लगाया गया था अमृतसर के अंदर, उस समय वहाँ का कमांड था जनरल डायर के हाथ में। याद रखना इस इंसान का नाम जिसने बस इंडियंस को सबक सिखाने के लिए कितने लोगों को गोली मार दिया, बच्चे बूढ़े कुछ नहीं देखा उसने। और इसी इनफेमस इंसिडेंट को कहा गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर पे बैसाखी मेला चल रहा था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा क्राउड जमा होता है। ज्यादातर लोग बस साल में आने वाला एक बैसाखी मेला सेलिब्रेट करने आए होते हैं। उन्हें मार्शल लॉ लगा हुआ है बोल के बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट उनमें से कुछ लोग आए हुए थे सरकार के खिलाफ विरोध करने, प्रोटेस्ट करने। और यहीं पे मिलता है जनरल डायर को मौका इंडियंस को सबक सिखाने का। जनरल डायर अपने मिलिट्री के साथ जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री करता है, जितने भी एग्जिट पॉइंट था उन्हें बंद कर देता है और क्राउड के ऊपर अंधाधुंध फायर कर देता है। इस गोलीबारी में हजारों इनोसेंट लोग मरते हैं, बच्चे बूढ़ों औरतों को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग के अंदर पे एक कुआं था, लोग गोलीबारी से बचने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। और जब सब कुछ खत्म होता है और लोग जाके उस कुएं पे देखते हैं तो उस कुएं का पानी लाल हो चुका था। इमेजिन करो किस लेवल पे इंडियंस के साथ वायलेंस हुआ था उस दिन। और इस पूरे इवेंट को कहा गया जलियांवाला बाग मैसेकर। जो भी कुछ हुआ था इसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। अब एक्शन हुआ था तो रिएक्शन भी देखना ही था। इंडियन भड़कते और ज्यादा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर पे लोग सड़कों पे आते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर अटैक कर देते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स पे अटैक कर देते हैं। बट ये हरामखोर अंग्रेज भी कम नहीं थे, ये भी जितना हो सके उतना हम इंडियंस को सप्रेस करते हैं। ये कहीं से भी नहीं चाहते थे कि हम अपने हक के लिए लड़े। तो भयंकर लेवल पे हमारे ऊपर सप्रेशन होता है, जितना पावर का मिसयूज कर सकते थे करते वो, और इंडियंस को टॉर्चर करते हैं। और ये सब देख के गांधी जी नाखुश थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। उनका तो आइडिया ही था सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंस, जो कि इस समय नहीं हो रहा था इंडिया के अंदर। तो गांधी जी ना चाहते हुए भी जो रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उसे वापस ले लेते। और सबसे दुख की बात तो ये कि जलियांवाला इंसिडेंट के बाद जब जनरल डायर को पूछा गया कि आपने इस तरीके से मासूम लोगों को क्यों मारा, तो इस बंदे का जवाब था मैं तो बस सत्याग्रही को सबक सिखाना चाहता था, डराना चाहता था। मतलब तुम बताओ मुझे इसे कौन सी वाली गाली मैं दूं? कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला हुआ है। अब रोलेट सत्याग्रह के बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल होने के बाद गांधी जी को समझ आया कि अगर मुझे अंग्रेजों से लड़ना है ना तो मुझे पूरे इंडिया को यूनाइट करना होगा। और ये चीज तभी हो पाएगा जब हिंदू और मुस्लिम्स एक होंगे। उस समय का सीन ऐसा था कि हिंदूस लड़ रहे थे स्वराज के लिए, यानी कि हमें अंग्रेज चाहिए ही नहीं, हमारा खुद का देश होगा और हम खुद चलाएंगे उसे। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स लड़ रहे थे खिलाफत इशू को लेके। तुम सोच रहे हो कि ये खिलाफत इशू क्या है? आज का जो ये मॉडर्न डे टर्की है ना, इसे एक समय में ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, जिसने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पे एक तरफ था एलाइड पावर्स, जिसके अंदर यूएसए, ब्रिटेन, जापान एंड रशिया था, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें से एक था ऑटोमन एम्पायर। और वर्ल्ड वॉर 1 तुम्हें पता है जीतता है एलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स हारता है। तो जब सेंट्रल पावर्स हारता है यानी कि ऑटोमन एम्पायर भी हारता है। अब जो ऑटोमन एम्पायर का राजा कह लो, स्पिरिचुअल लीडर कह लो, खलीफा, ये डरा हुआ था, क्योंकि ये अंग्रेजों का हिस्ट्री रहा है, जब भी वो किसी को हराते हैं तो उनका कंडीशन गंदे से गंदा कर देते हैं। बट ऑटोमन एम्पायर का लीडर खलीफा कोई आम इंसान नहीं था, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा का एक इज्जत था। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खलीफा को मानता था। अब सारा मुस्लिम वर्ल्ड दुखी था कि अब ब्रिटेन एक हार्श ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर और खलीफा के ऊपर लगा देगा। इसीलिए पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट होता है और खलीफा के बिहाफ पे जगह जगह पे प्रोटेस्ट करते हैं। और ऐसा एक प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो रहा था जिसे कहा गया खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी ने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना इसी मौके का फायदा उठा के मैं इंडिया के अंदर पे हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर दूं। और वो ऐसा ही करते हैं। मार्च 1919 को बॉम्बे के अंदर पे बनता है खिलाफत कमेटी, जिसे लीड करा जा रहा था 2 अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब गांधी जी जाके मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अली ब्रदर्स के साथ कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो जाए ना तो हम अंग्रेजों को देश से उखाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है। अब अली ब्रदर्स
लीडर्स को भी गांधी जी के बात पे सेंस दिखता है कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए तो भाई सब अंग्रेजों का गंडिया फट जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो। तो अली ब्रदर्स ने गांधी जी को फुल सपोर्ट का वादा किया, जिसके बाद जब कलकत्ता सेशन चल रहा था कांग्रेस का सितंबर 1920 को, तो गांधी जी ये मुद्दा उठाते हैं कि हम स्टार्ट करते एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां में हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे और इसे सपोर्ट करा जाएगा खिलाफत मूवमेंट के द्वारा भी, यानी कि मुस्लिम्स और हिंदू यूनाइट होंगे और पूरा देश यूनाइट होगा और अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करा जाएगा। इसी के बाद तुम्हें अगर कहीं भी दिखे ना कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो ये वही मूवमेंट है जहां हिंदू मुस्लिम यूनाइट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को क्यों चुना? तो इसका जवाब गांधी जी ने 1909 को अपनी किताब हिंद स्वराज में दिया था। गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में कहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश पे रूल कर पा रहे, हमें गुलाम बना के रख पा रहे क्योंकि हम उनका साथ दे रहे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनका साथ देना छोड़ दे, उनका गान गुलामी करना छोड़ दे, तो एक साल के अंदर अंदर वो देश छोड़ के भाग जाएंगे और हम सबको आजादी मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। तो इसीलिए अब गांधी जी चाहते थे कि हम सारे इंडियंस अंग्रेजों का साथ देना बंद करें, उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दे। अब देखो उस समय में कांग्रेस एकलौता पार्टी था इंडिया के अंदर पे और हमारे गांधी जी भी कांग्रेस का एक हिस्सा था। तो गांधी जी ने अपना जो ये आइडिया था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसके बारे में कैसे करना है नहीं करना है कांग्रेस सेशन के अंदर भी डिस्कस करा। उन्होंने बताया कि ये जो पूरा मूवमेंट, ये पूरा आंदोलन होगा, ये 2 स्टेजेस में होगा। पहले और सबसे इनिशियल स्टेज में नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करा जाएगा, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जितने भी टाइटल्स थे इंडियंस को, उन सबको सरेंडर करने को कहा गया कि रखो भाई, हमें तुम्हारा अबॉर्ड्स टाइटल्स कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स थे उन सबको बॉयकॉट करने को कहा गया, चाहे वो सिविल सर्विस हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, स्कूल हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, सबके सबको बॉयकॉट करना है। और साथ ही साथ बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को। अब ये सारी चीजें करके हम करेंगे अंग्रेजों का विरोध, हम करेंगे नॉन कोऑपरेशन। अब अगर फिर भी अंग्रेज हमारा बात नहीं मानते, अपने सान पट्टी पे आ जाते, तो हम लॉन्च करेंगे फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी के इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे। उनका 2 पॉइंट था। पहला, जो आने वाला काउंसिल इलेक्शन 1920 को होने वाला है ना, उसे बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि एक बार अगर हम काउंसिल इलेक्शन जीत जाएंगे ना, तो हम आगे जाके अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, जो भी गलत कानून बन रहा है उन्हें खत्म कर पाएंगे। और दूसरा, उनके अंदर डर इस बात का था कि दोबारा वायलेंस ना हो जाए इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम पे। अब इस दोनों पॉइंट के ऊपर लंबा डिस्कशन चलता है, बट फाइनली दिसंबर में जो नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ सारे कांग्रेस के लीडर गांधी जी से एग्री करते हैं कि चलो यार साथ में मिलकर शुरू करते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब कांग्रेस के अप्रूवल के बाद पूरी तरीके से पूरा देश तैयार था एक खतरनाक नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। और वही होता है, जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। अब तुमने यहाँ पे जान लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और गांधी जी ने इसे क्यों चुना और कैसे गांधी जी ने ये करना है नहीं करना है वो भी बताया। अब देखना ये है कि कैसे हम लोगों ने देश के अलग अलग कोनों पे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुली करा। पहले बात करते हैं कि शहरों में किस तरीके से ये मूवमेंट चलता है। अब शहरों के अंदर पे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने से मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और टीचर्स और हेडमास्टर्स ने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल से रिजाइन कर दिया। और लॉयर्स ने कोर्ट पे अपना लीगल प्रैक्टिसेस करना भी बंद कर दिया। पॉलिटिकल लीडर्स ने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया, एक्सेप्ट मद्रास। दारू की दुकानों को बंद करा गया और फॉरेन गुड को भी बॉयकॉट करा गया। और साथ ही साथ जो फॉरेन क्लॉथ थे ना, उन्हें भी जला दिया गया। अब इसका नतीजा ये हो रहा था कि इकोनॉमिकली हम इंडियंस को इसका फायदा मिलता है। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो फॉरेन क्लोथ्स है इंडिया के अंदर पे, उसका इंपोर्ट आधा हो गया, जो कि सिंपली इंडिकेट कर रहा था कि अब इंडियंस अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनते, अब खादी कपड़ा पहनेंगे हम। और मर्चेंट और ट्रेडर्स ने अंग्रेजों का जो फॉरेन गुड है उसका ट्रेड करने से मना कर दिया। अब जब लोगों ने अंग्रेजों के कपड़ों को बॉयकॉट करा ना, तो इससे हमारे जो स्वदेशी कपड़े ना, इन्हें बहुत बूस्ट मिलता है। जो इंडिया का टेक्सटाइल और हैंडलूम है ना, इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। लोग अंग्रेजों का कपड़ा पहनने से अब खादी कपड़ा पहनने पे आ रहे थे। अब ये सब देख के तुम्हें लग रहा हो कि भाई साहब शहरों के अंदर पे तो हमने तबाही मचा दिया था, अंग्रेजों का फट के चारों क्या होगा। बट रुको, ऐसा नहीं है। ये मूवमेंट शहरों के अंदर पे बहुत जोरों शोरों से तो शुरुआत होता है, बट जोरों शोरों से फिर खत्म भी हो जाता है। मिडिल क्लास लोगों ने फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट करके खादी तो अपना लिया था, बट खादी उस समय बहुत महंगा था, तो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ये चीजें। और दूसरा, इंडिया के अंदर पे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ सके, जाके पढ़ा सके जाके, तो उन्हें मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उन्हें जाके पढ़ाना और पढ़ना पड़ा। और लॉयर्स भी ऐसे नल्ले बेरोजगार बैठ के थक चुके थे, तो वो भी जाके अपना काम करना शुरू कर देते दोबारा। ओके, अब शहरों के बारे में जान लिया, अब गांव पे चलते हैं। कंट्री साइड यानी गांव में ना 2 तरीके का आंदोलन चल रहा था, एक किसानों का, एक ट्राइबल पीपल्स का। पहले बात करते हैं किसानों का, पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। अवध के अंदर में ना किसान आंदोलन कर रहे थे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब देखो, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स ऐसे लोग होते थे जिनके पास अंधा जमीन होता था, तो वो गरीब किसानों को जमीन रेंट पे देते थे कि आओ मेरी जमीन पे तुम खेती करो और इसके बदले तुम मुझे जमीन का रेंट दोगे। ये ऐसे ही है जैसे मैं बैठता हूँ अपने मालिक के रेंट पे यार, और हर साल ये बंदा बढ़ा देता है भाड़ा यार, मतलब बहुत गुस्सा आता है। एग्जैक्टली ऐसे किसानों को भी लैंडलॉर्ड्स के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग रेंट बढ़ा रहे थे और साथ साथ 2-3 मीठा बात करवा के ये फोकट में भी काम करवाते थे, जिसे कहा गया बेगर सर्विसेज, मतलब बिना पैसे के काम करो हमारे लिए क्योंकि हम तुम्हारे मालिक है। अब देखो, ये चीज तो सही नहीं है, राइट? तो अब किसान डिमांड कर रहे थे 3 चीजों का। पहला तो जमीन पे जो रेंट लगता है वो कमाया जाए, और दूसरा ये जो फोकट पे काम कराने का बेगर सिस्टम है ना, इसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और आखिरी, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो इंसानों को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, उन्हें सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब अवध के अंदर पे किसानों के लिए जो लड़ाई मेनली लड़ रहा था वो था बाबा
बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में इंडेंजर्ड लेबर काम करा था, तो उन्हें किसानों का ये दर्द समझ आता है और उनके लिए वो लड़ते हैं। तो सारे किसान और बाबा रामचंद्र मिलकर एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे कहा गया नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब अब लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स को ना जो भी बेसिक सर्विसेज ये किसान गरीब लोग देते थे ना, वो देना बंद कर देंगे। जैसे कि नाई यानी बाल काटना बंद कर देंगे एंड धोबी यानी इनका कपड़ा धोना बंद कर देंगे। इसलिए इस मूवमेंट का नाम पड़ता है नाई धोबी बंद। समझ रहे हो, नाम से ही सेंस बन रहा है। तो अवध में जो भी चल रहा था उसे कांग्रेस फुल सपोर्ट कर रहा था और साथ साथ बाबा रामचंद्र का भी सपोर्ट था। 1920 को नेहरू जी अवध में विजिट करते हैं और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर एक ओथ किसान सभा बनाया था। बट ये आम किसान भी कम नहीं थे। इस पूरे मूवमेंट का भी एक ड्रॉबैक होता है। आम किसान गुस्से पे आके तालुकदार और मर्चेंट्स के घर पे अटैक कर देते हैं, बाजार को लूटते हैं और फसलों को इकट्ठा करने लगते हैं। और कुछ लोकल लीडर्स गांधी जी का नाम लेके किसानों को ये कहते हैं कि भाई साहब ये लूटपाट करने तो गांधी जी ने कहा हमें, और तो और गांधी जी ने कहा कि टैक्स भी माफ कर देंगे और जितना भी जमीन है उसे सब लोगों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये बात गांधी जी ने कहीं से भी नहीं कहा था, ये लोकल लीडर्स अपने मन से कह रहे थे ये बात है। क्या यार यहाँ पे गांधी जी को गांडू जी समझ लिया था कि इन्होंने? गलत है यार। तो इससे ना गांधी जी खुश था ना कांग्रेस खुश था। तो अगर तुम्हें एग्जाम पे पूछ दे कि अवध के अंदर में जो भी चीजें हो रहा था उससे गांधी जी और कांग्रेस क्यों खुश नहीं था, तो तुम इन पॉइंट को लिख सकते हो। अब बात करते हैं ट्राइबल पार्टिसिपेशन का, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल लोग विरोध करते हैं अंग्रेजों का। इस चैप्टर पे हमें आंध्र प्रदेश के अंदर पे जो गुडैम हिल्स है वहाँ के ट्राइबल पीपल्स किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं उसे देखना है। देखो उसमें अंग्रेजों ने फॉरेस्ट में एंट्री को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसका डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट इन ट्राइबल पीपल्स के लाइफ पे होता है। अंग्रेजों ने ये कानून बना के ट्राइबल पीपल्स का लाइवलीहुड उनसे छीन लिया। देखो मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मैं अपने ट्राइबल भाइयों का दर्द समझ सकता हूँ। जब तुम उन्हें फॉरेस्ट में जाने से रोकते हो ना, तब बस ये फॉरेस्ट में जाने से रोकने का बात नहीं है, तुम उन्हें अपने घर पे जाने से रोक रहे हो। ट्राइबल पीपल्स के लिए जंगल बस जंगल नहीं है, उनका घर है, उनका रोजी रोटी चलता है वही से। तो जब अंग्रेजों ने उन्हें जंगल नहीं जाने दिया तो उनका जो लाइवलीहुड है और जो उनका ट्रेडिशनल राइट्स हजारों सालों से चलते हुए आ रहा था उनके साथ खिलवाड़ करते ये ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ ये अंग्रेज लोग ट्राइबल लोगों को बेकार करवाते थे रोड कंस्ट्रक्शन के कामों पे। बेकार का मतलब मैंने तुम्हें थोड़े पहले बताया है, बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से अंग्रेज ट्राइबल लोगों के साथ गलत कर रहे थे, उन्हें फॉरेस्ट में जाने से रोक रहे थे और साथ ही साथ उनसे बिना पैसे के मजदूरी भी करवा रहे थे। तो अब इन्हीं मासूम ट्राइबल लोगों के सपोर्ट पे एक इंसान आता है, इसका नाम होता है अलूरी सीताराम राजू। अब ये बंदा बताता था कि इसके पास सुपर पावर है और साथ ही साथ अलूरी सीतारामन राजू गांधी जी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। बट वो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वाला आइडिया था उससे एग्री नहीं करते, वो विश्वास रखते थे वायलेंस पे और वो ऐसे ही करते, हथियार उठाते, वायलेंस करते और अंग्रेजों के नाक पे दम करके रख देते। 1920s का जो एक टाइम पीरियड था, इस समय अलूरी सीतारामन राजू और जितने भी ट्राइबल लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाते हैं, गोरिल्ला मूवमेंट, जहाँ छुप छुप के अंग्रेजों को अटैक करा जाता था। वो कई सारे पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं, कई सारे ऑफिसर्स पे अटैक करते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है RRR, जिसमें दिखाया गया कि कैसे अलूरी सीतारामन राजू ने अंग्रेजों के नाक पे दम करके रखा हुआ था। बट 1924 को अलूरी सीतारामन राजू को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और सीधा सीधा एग्जीक्यूट करके मार दिया जाता है। बट मरने के बावजूद भी वो आज भी आंध्र प्रदेश के अंदर पे एज ए हीरो की तरह देखा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों के नाक पे दम करके रखा हुआ था। अब बात करते हैं मेरे बर्थ प्लेस आसाम के बारे में। यहाँ चल रहा था स्वराज मूवमेंट इन प्लांटेशन। तो आसाम के जो चाय पत्ती बगानों में काम करने वाले वर्कर्स थे ना, उनके लिए आजादी का मतलब, स्वराज का मतलब इतना था कि उन्हें जहाँ जब जाने को मन करे वो जा सके। अब तुम्हारे लिए नॉर्मल बात लग रहा होगा कि क्या जहाँ जाने को मन करे वहाँ जाए, ये कौन सा आजादी मतलब? तो देखो अंग्रेजों ने 1859 को एक एक्ट पास करा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंडर पे जो भी वर्कर्स थे ना इन चाय पत्ती बगानों में काम करने वाले, वो बिना परमिशन के टी गार्डन से बाहर नहीं निकल सकते। बट जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को पता चलता है कि गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उन्हें लगता है कि अब तो गांधी राज आने वाला है, अब हमें आजादी मिलने वाला है, हम अपने गाँव में जाएंगे, वहाँ हमें अपना जमीन मिलेगा और हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। अब यही बात सोचते सोचते जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो चाय पत्ती के बगानों से निकलते और अपने घर के लिए रवाना होते हैं। बट उस समय जगह जगह पे स्ट्राइक चल रहा था, वो रेलवे स्टेशन में फंस जाते हैं क्योंकि उस समय रेलवे स्ट्राइक भी चल रहा था और अंग्रेज जाके उन्हें पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से मार के दोबारा इन प्लांटेशन में काम करने के लिए लेके आते हैं। अभी जितने भी मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे चल रहा था ना, यहाँ आखिर में कहीं ना कहीं जाके वायलेंस हो ही रहा था, जबकि गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम जो भी करेंगे वो नॉन वायलेंस तरीके से करेंगे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ जरूर है बट यहाँ वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा। बट वो बिल्कुल उल्टा ही रहा था और इसी बीच एक ऐसा चीज होता है जिसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे और वो चीज था चोरी चोरा इंसिडेंट। 1922 को गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा, जहाँ पीसफुल प्रोटेस्टर्स अपना डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे थे बाजार पे। अब यहीं पे पुलिस आता है और इस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने का ट्राई करता है, जिसके बाद आम लोगों में और पुलिस में भसर मचता है। पुलिस की तरफ से गोली चलता है और कुछ लोग मरते हैं, जिसके बाद पब्लिक भी भड़क जाता है और लोग जाते हैं सीधा चोरी चोरा पुलिस स्टेशन पे और पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। और ये एक चीज था जिसके बाद गांधी जी को लगने लगता है कि अब हद से ज्यादा वायलेंस हो चुका है। तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। गांधी जी को समझ आता है कि ऐसे बड़े मास स्ट्रगल के लिए मेरे सत्याग्रही सभी तैयार नहीं है, अगर ऐसा चलता रहा तो वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा, इससे अच्छा है कि इसे बंद ही कर दिया जाए। और वो
वही करते हैं। अब गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेल होने के बाद कांग्रेस के कुछ लीडर जो पहले भी गांधी जी से ज्यादा एग्री कर नहीं रहे थे, अब वो आगे आके पूरी तरीके से कहते हैं कि अब ये आंदोलन छोड़ते हैं, अंग्रेजों से विरोध करके हमें कुछ फायदा नहीं होगा, हमें काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा जहां हमें मौका मिलेगा हमारे लिए कानून बनाने का और जो गलत चीजें हो रहा है उसे बदलने का। अब इसी आइडिया के साथ दो इंसान मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इकट्ठा आते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, जिसे बनाया गया था 1 जनवरी 1922 को। अब इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अब आंदोलन धरने नहीं देने, अब काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आते हैं और पॉलिटिक्स करके अंग्रेजों की पॉलिसीज को विरोध करेंगे। आइडिया अच्छा था, बट उस समय के रेडिकल लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इन रेडिकल लीडर्स का मानना था कि अगर हमें देश को आजाद करना है पूरी तरीके से, तो ये चीज हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके नहीं कर सकते, हमें मास स्ट्रगल करना होगा, जिसके बाद ही हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते हैं। इसी बीच दो ऐसी चीजें होता है जिसने इंडिया के पॉलिटिक्स को बिल्कुल बदल के रख दिया था, जिसमें से पहला है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 को एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जहाँ पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज है सबका हालत खराब हो जाता है और साथ ही साथ हमारा भी खराब होता है, क्योंकि उस समय हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे। तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट आता है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। 1929 पे आए हुए द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण इंडिया के अंदर पे एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगता है। जो एग्रीकल्चरल गुड बाहर में एक्सपोर्ट करा जा रहा था वो भी ना के बराबर हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि किसान अपने फसलों को बेच ही नहीं पाते और ना ही वो अंग्रेजों को रेवेन्यू यानी कि टैक्स दे पाते हैं। और दूसरा था साइमन कमीशन, जहाँ पे यूरोप पे बैठे बैठे जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन था वो हमारे लिए एक कमीशन बनाते हैं, जिसका हेड होता है सर जॉन साइमन। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव या फिर तुम कह लो काम ये था कि जो इंडिया का अभी का कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है उसे रिव्यू करना और क्या क्या चेंजेस का जरूरत है उसे लागू करना। बट इस कमीशन के अंदर पे बहुत बड़ा झोल था। इस कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन क्योंकि इसे लीड कर रहा था सर जॉन साइमन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस कमीशन के अंदर पे 7 लोगों को अपॉइंट करा गया था, बट इन 7 लोगों में से कोई भी एक इंडियन नहीं था। तुम बताओ, इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था बट वहाँ इंडियन ही नहीं है, कोई सेंस बनता है भाई साहब? नहीं बनता है। तो अब हम इंडियंस का मत्था गर्म हो जाता है कि भाई साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और हम ही नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब 1928 को साइमन कमीशन इंडिया के अंदर पे आता है ये देखने के लिए कि इंडियंस को किस चीज का जरूरत है, क्या क्या चेंजेस का जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे, तो लोग नारा लगाते हैं गो बैक साइमन का। उस समय चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके मुंह पे बस एक ही चीज था, गो बैक साइमन का नारा। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था साइमन कमीशन के खिलाफ कि उस समय का जो वाइस रॉय था लॉर्ड इरविन, वो इस सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आता है और 2 ऑफर देता है इंडियंस को। वो हम सब इंडियंस को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें आजादी तो नहीं दे सकता पूरी तरीके से, बट मैं तुम्हें दे सकता हूँ डोमिनिएंट स्टेटस, जहाँ क्या होगा हम रहेंगे तो अंग्रेजों की गुलामी, हाँ बट अपना कानून हम खुद से बना सकते हैं और खुद से अपने देश को चला सकते हैं, बट हमें सारी चीजें अंग्रेजों के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। इसके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेटअप करा गया जहाँ पे डिस्कशन करा जाएगा कि कैसा होगा इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। बट उस समय के जो रेडिकल लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी, वो लॉर्ड इरविन का इस आइडिया को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था यार, मतलब 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भाई साहब। खैर मेरे बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये दोनों रेडिकल लीडर्स सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी सीधा सीधा कहता है कि हमें अब अंग्रेजों का कान गुलामी नहीं करना, वैसा हमें तो पूरा का पूरा आजादी चाहिए। तो जब दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर पे कांग्रेस सेशन होता है ना, जिसका प्रेसिडेंसी नेहरू जी के अंदर पे था, तभी इस कांग्रेस सेशन के अंदर पे डिसाइड करा जाता है कि अब हम अंग्रेजों से स्वराज नहीं मांगेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे, मतलब फुल इंडिपेंडेंस। पहले क्या था, स्वराज था जहाँ पे हमें आजादी चाहिए, हम अपना कानून बना सके, बट अब कानून नहीं बनाना भाई साहब, अब हमें अपना देश दे दो, तुम जहाँ से आए हो वही चले जाओ, वही डिमांड पूर्ण स्वराज। अब यही पे एंट्री होता है गांधी जी का। गांधी जी आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ये पूर्ण स्वराज का आइडिया तो कितना मस्त है यार, मेरे दिमाग पे क्यों नहीं आया ये आइडिया, मतलब पूरा अंग्रेजों को खदेरी देते हैं इंडिया से, बट इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए पूरे इंडियंस को यूनाइट करना पड़ेगा और ये तभी हो सकता है जब दोबारा एक मास स्ट्रगल करा जाए। और ऐसा ही होता है, सारे इंडियंस को दोबारा से यूनाइट करने के लिए गांधी जी शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी सोच पे लग जाते हैं कि ऐसा क्या चीज है जिससे मैं सारे के सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता हूँ, और तभी उनके दिमाग में आइडिया आता है साल्ट का। अब सवाल उठता है कि गांधी जी ने नमक को क्यों चुना पूरी इंडिया को यूनाइट करने के लिए, वो हल्दी को भी तो चुन सकते थे ना। नहीं चुन सकते थे भाई, गांधी जी थे यार, गांधी जी ने नमक को ही चुना पूरी इंडिया को एक साथ यूनाइट करने के लिए, क्योंकि नमक ऐसा चीज था जिसका जरूरत अमीरों को भी था और गरीबों को भी था। नमक एक कॉमन फैक्टर था सबके लिए, जबकि इसी कॉमन चीज के ऊपर अंग्रेज भयंकर टैक्स लगा के बैठे हुए थे। उस समय का सीन ऐसा था कि नमक सिर्फ अंग्रेजी बना सकते थे, फुल मोनोपोली था। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना कि नमक से ही हम इन अंग्रेजों का घमंड खत्म कर देंगे। अब गांधी जी सबसे पहले तो 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, जहाँ पे वो लॉर्ड इरविन से 11 डिमांड्स रखते हैं। अब इन 11 डिमांड्स में से एक ऐसा डिमांड
था, जहाँ पे कहा गया कि नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए। अब अंग्रेज ऐसा करने वाले नहीं थे, ऑब्वियस सा बात है, और गांधी जी भी तो यही चाहते थे। गांधी जी सीधा सीधा कहते हैं कि अगर 11 मार्च तक अगर हमारा डिमांड नहीं माना गया ना, तो हम लॉन्च कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट उस समय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात को सीरियसली नहीं लिया। तब आगे होना क्या था, गांधी जी लॉन्च कर देते हैं फुल्ली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जिसके लिए अब गांधी जी करेंगे साल्ट मार्च या तुम कह लो डांडी मार्च। गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकलते हैं इन अंग्रेजों का कानून तोड़ने के लिए। गांधी जी इन 780 वॉलंटियर्स के साथ पैदल चलते चलते लगभग ट्रैवल करते हैं 140 माइल्स एंड आके पहुंचते हैं दांडी के कोस्ट पे। हर दिन गांधी जी 10 माइल ट्रैवल करते थे और लगभग उन्हें दांडी पहुंचने में 24 डेज लगता है। बट फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं दांडी पे और नमक बनाते अपने हाथों से। और जो कानून था कि इंडिया के अंदर पे सिर्फ नमक अंग्रेजी बना सकते हैं, उसे वायलेट कर देते हैं। अब जैसे गांधी जी और उसके सारे वॉलंटियर्स ने अंग्रेजों का सॉल्ट लॉ को तोड़ा, तभी से शुरुआत होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब यहाँ तक आने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो मैं उठा देता हूँ। गांधी जी ने जो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, उससे ये मूवमेंट कैसे अलग है? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वहां में गांधी जी ने हम लोगों को कहा था कि भाई साहब कॉपरेट नहीं करना, साथ नहीं देना अंग्रेजों का। बट इस मूवमेंट में कॉपरेट भी नहीं करना, यानी कि साथ तो नहीं देना है, साथ साथ अब अंग्रेजों का जो कानून है उनका विरोध भी करना है। और वही किया था गांधी जी ने, जब उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ के खुद अपने हाथ से नमक बनाया था दांडी के अंदर और शुरुआत करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब गांधी जी को देख के इंडिया के भी अलग अलग कोने पे लोग आते हैं और अंग्रेजों का ये साल्ट लॉ को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। और लगे हाथ तो लोग अब फॉरेन क्लॉथ्स को भी बॉयकॉट करते हैं। गाँव के किसान कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों को कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। और फॉरेस्ट में बैठने वाले ट्राइबल लोग ब्रिटिशर्स का फॉरेस्ट लॉ का धजिया उड़ा देते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के बाद इंडियंस ऐसा बिहेव कर रहे थे कि भाई साहब बहुत हो गया, अब अंग्रेजों का गान गुलामी बंद कर देते हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक एक कानून को चुन चुन के तोड़ा गया। लाइक लिटरली इंडियंस ऐसा बिहेव कर रहे थे, लाइक एक बैक बेंचर कैसा बिहेव करता है, जो अपने मन में आए वो करता है। ऐसा ही कुछ हम इंडियंस कर रहे थे अंग्रेजों का कानूनों को तोड़ तोड़ के। इंडियंस को ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि अब तो भाई साहब बाप का राज आ गया है, इन अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना है। बट तभी गांधी जी इस अच्छे वाले मूवमेंट को, जिसमें इंडियंस ने भरपूर पार्टिसिपेट किया था, उसे बंद कर देते हैं और 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, जिसे कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। अब क्या हुआ था गांधी जी के साथ? क्या उनके सर पे किसी ने बल्ला मार दिया था या उनका दिमाग हिल गया था? अभी अगर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि गांधी जी ने गांडू जी है, शुरुआत से यही कर रहे हैं। जब भी कोई भी मूवमेंट अच्छा भला चलने लगता है, उनका अचानक से मन होता है और वो पूरे मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग होती है भाई साहब, हम करते हैं वायलेंस, जिसे करने से गांधी जी ने शुरुआत से ही साफ साफ मना करा था। देखो होता क्या है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है, लोग जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं और अंग्रेजों का कानून तोड़ते हैं। और ये सारी चीजों को रोकने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, कई सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इससे वायलेंस और बढ़ता है। इसके साथ साथ अप्रैल 1930 को गांधी जी के एक बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं अब्दुल गफर खान, जिन्हें अंग्रेज अरेस्ट कर लेते हैं और कुछ ही महीनों बाद फिर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और अंग्रेज बस यही तक नहीं रुकते, पता नहीं कितने नंबर्स ऑफ इंडियंस को वो पकड़ पकड़ के जेल पे डाल देते हैं, जिससे वायलेंस और बढ़ता है। लोग भड़क जाते हैं कि हमारे लीडर को तुमने जेल में कैसे डाल लिया, अब तो होगा घनघोर वायलेंस। और ये सारी चीजें देख के गांधी जी बिल्कुल जेल के अंदर पे खुश नहीं थे, तो उन्होंने जेल के अंदर से ही इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। और फिर गांधी जी 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के पास जाते हैं और साइन करते हैं लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट। अब सवाल उठता है कि क्या है ये गांधी इरविन पैक्ट? ये एक समझौता था जिसे गांधी जी को मजबूरन लॉर्ड इरविन के साथ करना होता है, क्योंकि हम इंडियंस ने वायलेंस करा था और इस वायलेंस की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा था पीसफुल सत्याग्रहीज को। देखो उस समय ऐसा नहीं था कि सब लोग वायलेंस कर रहे थे, कुछ लोग वायलेंस कर रहे थे और कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें कहा गया पीसफुल सत्याग्रहीज। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी तो आके अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे ना। बट अंग्रेजों को मौका मिलता है कि देखो तुम लोगों ने वायलेंस करा है, अब तो भाई साहब तुम्हारे ऊपर होगा लाठी चार्ज, गोलीबारी, बस सब कुछ भी हो जाएगा। और गांधी जी ये चीजें देख के इस पूरे मूवमेंट को बंद कर देते हैं और लॉर्ड इरविन के साथ साइन करते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब इस समझौते के अंदर में पहला चीज था, गांधी जी लॉर्ड इरविन से प्रॉमिस करते हैं कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लूंगा, खत्म कर दूंगा। और दूसरा, गांधी जी प्रॉमिस करते हैं लॉर्ड इरविन से कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन के अंदर पे होगा। और इन चीजों के बदले में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, अंग्रेज है, वो सारे प्रिजनर्स को जिसे अंग्रेजों ने जेल पे डाला हुआ है उन्हें छोड़ देंगे। याद है तुम्हें जब हम सारे इंडियंस ने गो बैक साइमन का नारा लगाया था और पूर्ण स्वराज का डिमांड करा था, तो सिचुएशन को कंट्रोल पे लाने के लिए लॉर्ड इरविन ने कहा था कि हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस देंगे और साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, जहाँ पे इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर। अब ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर पे होने वाला था, जहां गांधी जी ने वादा किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे लॉर्ड इरविन को, जबकि पहले इंडियंस ने कहा था कि हम इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। बट अब सिचुएशन बहुत बुरा हो चुका था, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल पे लाने के लिए गांधी जी इस पैक्ट को साइन करते हैं और लंदन जाते हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करने। बट तुम्हें पता है कि अंग्रेज कितने दोगले होते हैं। जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं लंदन के अंदर पे, तो उनकी बातों को अंग्रेज बिल्कुल सुनते नहीं है और गांधी जी
बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड होके वापस इंडिया आते हैं और देखते हैं कि यहाँ का हालत तो और खराब है। जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट के अंदर भी लॉर्ड इरविन ने वादा किया था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेहरू जी को, अब्दुल गफर खान को और कई सारे कांग्रेस लीडर्स को अभी तक जेल के अंदर पे बंद करके रखा गया था और साथ ही साथ कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब गांधी जी के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था तो दोबारा रिलॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन 1932 को। बट इस बार लोग जोरों शोरों से पार्टिसिपेट नहीं करते। जो मोमेंटम एक समय में मिला था इस पूरे आंदोलन को वो इस बार नहीं मिलता है। अब देखो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं एंड देन वो खुद ही बंद कर देते हैं एंड देन दोबारा रीलॉन्च करते हैं, जो कि बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहता है। ये तो ठीक है चलो, बट अब देखते आओ कि लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा था और लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या चाहते थे। लाइक देखो, जो अमीर किसान थे, गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट्स, ये लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाते थे जिन्हें वो इंटरनेशनली बेचते थे। बट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के कारण जो एग्रीकल्चरल गुड्स का प्राइसेस था वो गिर जाता है, जिससे ये प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस पे चले जाते हैं। इनके लिए अब अंग्रेज जो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे वो देना इम्पॉसिबल था। तो ये अमीर किसान यानी रिच पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करते हैं इस उम्मीद से कि जो अंग्रेज को रेवेन्यू देते थे ना वो थोड़ा कमा दिया जाए। बट जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1931 को बंद कर दिया ना तो इससे ये अमीर किसान बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि अब उनका जो रेवेन्यू रेट था वो कम नहीं होने वाला था। तो जब गांधी जी दोबारा रिलॉन्च करते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 को, तो कई सारे अमीर किसान इस सोच के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं कि कुछ फायदा नहीं मिलेगा यार इस आंदोलन से, तो क्यों ही पार्टिसिपेट करना। इसके बाद आप देखते हैं कि गरीब किसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस आंदोलन से। जो गरीब किसान थे उनके पास खुद का जमीन नहीं होता था तो वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के जमीनों पे खेती करते थे जिसके बदले में वो रेंट देते थे। बट जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो इनका भी तो फसल बर्बाद हुआ था, तो वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं दे सकते थे जमीन का। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा इस उम्मीद से कि उनका जो अनपेड रेंट था जो दे नहीं पाए इन लैंडलॉर्ड्स को उसे माफ कर दिया जाए। बट कांग्रेस लीडर्स ने साफ साफ इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर कांग्रेस सपोर्ट करता तो अमीर किसान जो थे वो कांग्रेस से नाराज हो जाता। और भाई साहब देखो, अल्टीमेटली अमीरों का ही चलता है। अगर तुम गरीब पैदा हुए ना भाई साहब तो तुमसे गलत इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी मेहनत करो और कुछ बन के दिखाओ, वरना ये अमीर लोग तुम्हें कीड़ा मकोड़ा ही सोचेंगे। खैर अब बात करते हैं कि बिजनेस क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े मर्चेंट थे ना, इनका दो दिक्कतें था। पहला, जो ये अंग्रेजों का गवर्नमेंट था ना, इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाया था जो बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। अंग्रेजों के समय पे इंडिया के अंदर पे बिजनेस करना एक इंडियन का बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उस समय। और दूसरा, अंग्रेज क्या कर रहे थे, बाहर से फॉरेन गुड्स सस्ते सस्ते पे इंडिया पे बेच रहे थे। अब इससे इंडियन बिजनेसमैन को लॉसेस हो रहा था। अब ये बिजनेसमैन और मर्चेंट चाहते थे कि जो ये कॉलोनियल पॉलिसी जो कि बिजनेसेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंडियंस का, इसे हटा देना चाहिए। और दूसरा, इंडियन बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन चाहिए था इन सस्ते फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स से। अभी सारे इंडियन बिजनेस क्लास अपने हक के लिए लड़ने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन के लो या दो फेडरेशंस को बनाते हैं। पहला, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जिसे बनाया गया था 1920 को, और दूसरा फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे बनाया गया था 1927 को। अब इस पूरे बिजनेस क्लास को दो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे। पहला था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और दूसरा था जी डी बिरला। इन दोनों ने जोरों शोरों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, इनफैक्ट फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, और इन्होंने खुद भी इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा और दूसरों को भी ऐसा करने को मोटिवेट किया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर का क्या पार्टिसिपेशन था और वो क्या चाहते थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जोरों शोरों से ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करा था, एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर रीजन के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा था और उनका डिमांड था कि उनका वेजेस को बढ़ा दिया जाए और जो वर्किंग कंडीशन है उसे सुधारा जाए। बट कांग्रेस इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डिमांड को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस सपोर्ट करता इंडस्ट्रियल वर्कर्स का तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाते इससे। और तुम्हें पता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेस क्लास लोग अंधा पैसा खर्चा कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो उन्हें नाराज करना तो कांग्रेस को दिक्कत दे सकता था, तो वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डिमांड को इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन था और वो क्या चाहते थे। वुमेन्स ने भी जोरों शोरों से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। दांडी मार्च के दौरान भी जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे ना, तो उनके साथ कई सारे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट करते इस चीज में। कई सारे इंडियन वुमेन सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते थे अपने देश को आजाद करने के लिए। कुछ औरतों ने अंग्रेजों का साल्ट को तोड़ने के लिए खुद अपने हाथों से नमक भी बनाया, और कुछ औरतें तो जेल भी जाते हैं। भाई साहब, चाहे आज का समय हो या उस समय हो, हमारी छोरी के छोरों से कम है क्या। वुमेन्स का जोरों शोरों से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन रहा था। उस समय औरतों ने अपने देश के लिए खड़ा होना, अपने देश को आजाद करने को लेके जो लड़ाई था ना, उसे एक सीक्रेट ड्यूटी की तरह देखा। बट औरतों का इतना जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर पे भी किसी भी औरत को कोई हाई अथॉरिटी वाला पोजीशन नहीं दिया गया। उस समय में औरतों को बस वो लोग एक नंबर्स की तरह देखते थे कि भाई साहब जब प्रोटेस्ट होगा तो ज्यादा लोग होगा तो डर का माहौल होगा, बस इतना ही, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहते थे। अब क्या करें, उस समय का माइंडसेट इतना इवॉल्व नहीं था कि औरतों के बारे में उससे ज्यादा कुछ सोचते। बट थैंक गॉड आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में चीजें सुधरा है, अभी आगे और सुधरना बाकी है। बट भाई साहब आज के जो लेडीज लोग हैं ना भाई साहब, कतई जहर है। मतलब क्या कहें इनके बारे में, हम लौंडे लपेटे तो इनके टक्कर पे नहीं आते आजकल, हर चीज में हमसे आगे, क्या कहना इनका। अब आओ बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था। जब गांधी जी ने इस मूवमेंट का शुरुआत किया था तो उनका एम था कि पूरे इंडिया को यूनाइट करना है। बट दो ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था इंडिया के अंदर
अंदर जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। पहला ग्रुप था दलित कम्युनिटी का और दूसरा था मुस्लिम कम्युनिटी। देखो, अंग्रेजों से आजादी सबको चाहिए था, बट गांधी जी इन दोनों कम्युनिटीज को कन्विंस नहीं कर पाए कि आओ हमारे साथ इस आजादी की लड़ाई पे हमारा साथ दो, और यही बनता है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलो आओ देखते हैं सबसे पहले दलित लोगों ने क्यों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखो, हिंदू सोसाइटी के अंदर जो सबसे लोअर कास्ट हुआ करता था ना, उन्हें कहा जाता था दलित्स, जिनके ऊपर कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इस डर से कि अगर कांग्रेस दलित कम्युनिटी का सपोर्ट करने लगेंगे तो जो हायर कास्ट हिंदूस थे, जिन्हें सनातनीज भी कहते थे, वो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं। और कांग्रेस इन हायर कास्ट हिंदूस को यानी इन सनातनीज को नाराज नहीं करना चाहते थे। बट हमारे गांधी जी कांग्रेस में रहते हुए भी दलित्स को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सपोर्ट करते थे। उस समय इंडियन सोसाइटी के अंदर पे दलित्स को अनटचेबल्स कहते थे, बट गांधी जी ने दलित्स को हरिजन कहा था, यानी भगवान के बच्चे। और साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी कहा था कि हमें आने वाले और 100 सालों तक भी स्वराज नहीं मिल सकता अगर हम ये जो अनटचेबिलिटी है इसे खत्म नहीं करते। ये जो भेदभाव चल रहा था ना हिंदू सोसाइटी के अंदर अपर क्लास और लोअर क्लास का, इसे खत्म करना होगा, तभी हमें स्वराज मिल पाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। बट देखो, उस समय का जो सोसाइटी था वो गांधी जी की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, जिसका नतीजा ये होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। अब यही पे एंट्री होता है बी आर अम्बेडकर का, जो खुद भी एक दलित थे और दलित के हक के खिलाफ खड़े होते हैं। वो 1930 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दलित्स के लिए, जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और डिमांड करते हैं कि इंडिया भर में दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अभी जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था ना, ये हमारे देश की यूनिटी के लिए एक खतरा था, क्योंकि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर पे क्या होता, दलित लोग ही सिर्फ दलित लीडर्स को वोट कर सकते थे। तो अगर बी आर अम्बेडकर का ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड को मान लिया जाता तो इंडिया कभी यूनाइट नहीं हो पाता। और हमारे गांधी जी का भी यही मानना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड हमारे इंडिया को डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो वो बी आर अम्बेडकर को मनाने के लिए बैठ जाते अनशन पे कि भाई साहब, मैं करूंगा भूख हड़ताल, कुछ नहीं खाऊंगा, फास्ट अंटिल डेथ, मैं तब तक भूखा रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। या तो बी आर अम्बेडकर मेरा बात मानेगा या मैं निपट जाऊंगा। तो फाइनली बी आर अम्बेडकर गांधी जी का बात को समझते हैं और गांधी जी के साथ सितंबर 1932 को साइन करते पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के अंदर पे सबसे पहला चीज था, गांधी जी से वादा करते बी आर अम्बेडकर कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड वापस लेता हूँ, अब से मैं ये डिमांड नहीं करूंगा, जिसके बदले में दलित्स को मिलता है रिजर्व सीट। ये जो डिप्रेस क्लास था, जिन्हें आगे जाके हमने शेड्यूल कास्ट कहा, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिया जाएगा प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। तुम सिंपली ऐसा समझो कि इस जनरल इलेक्टोरेट के अंदर पे सारे लोग एक साथ वोट करेंगे, बट हाँ, कुछ जगहों पे कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा दलित लीडर्स के लिए। अब बात करते हैं मुस्लिम्स का, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम लोगों का भी पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। अब इसके पीछे कारण है, जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था, याद है तुम्हें, हिंदूस और मुस्लिम यूनाइट हुए थे और साथ में अंग्रेजों के लड़ रहे थे। बट ऐसा क्या होता है कि मुस्लिम्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आगे नहीं आते, अपना सपोर्ट खींच लेते हैं। देखो, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत होता है तो हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर इस मूवमेंट को कर रहे थे, बट उसके बाद धीरे धीरे हिंदूस और मुस्लिम्स में क्या होता है, दूरियां बढ़ने लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि रिलीजन के बेसिस पे उस समय में हिंदूस और मुस्लिम्स अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। जैसे हिंदूस के लिए बना था हिंदू महासभा और मुस्लिम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। अब याद रखना, ये नाम मुस्लिम लीग यही आगे जाके इंडिया को तोड़ के बनाता है पाकिस्तान। अब देखो, कांग्रेस ना ये हिंदू महासभा को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से मुस्लिम लोग नाराज थे। 1927 को कांग्रेस मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करता है कि आओ भाई साथ मिलकर यूनाइट होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। बट तभी जो मुस्लिम लीग का जो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहता है कि हम तभी करेंगे जब हमें मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट। बट उस समय कांग्रेस के लीडर्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते। यहाँ कांग्रेस का मानना यह था कि हम सबके लिए एक ही इलेक्टोरेट होना चाहिए, जिसे कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट। बट मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट का। बहुत लंबा नेगोशिएशन चलता है, बट फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना मानते हैं कि चलो जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ ही काम करते हैं। बट वो दो शर्त रखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का पहला शर्त यह था कि जैसे दलित्स के लिए सेंट्रल असेंबली में सीट्स रिजर्व करा गया ना, वैसे मुस्लिम्स के लिए भी करो। और उनका दूसरा डिमांड ये था कि बंगाल और पंजाब के अंदर पे ना मुस्लिम मेजोरिटी पे, तो यहाँ में हमें सीट्स भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। अब मोहम्मद अली जिन्ना के इन कंडीशन के ऊपर मुस्लिम लीग और कांग्रेस बातचीत कर ही रहे होते हैं, यानी नेगोशिएट कर ही रहे होते हैं। बट तभी एम.आर. जैकर, जो कि हिंदू महासभा का एक लीडर था, वो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का जो आइडिया था उसे बुरी तरीके से अपोज करता है। और ये जो नेगोशिएशन बातचीत चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये कभी हो ही नहीं पाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत करते हैं तो मुस्लिम लोगों ने भी अपना पार्टिसिपेशन ना के बराबर दिया था। अब आओ देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। मतलब ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हम सबको एक करते हैं। पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल, जहां हम सारे इंडियंस, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था यूनाइटेड स्ट्रगल का, ये क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जगाते हैं हमारे अंदर। फिर दूसरा है कल्चरल प्रोसेसेस, जहां हम लोग अपने कल्चर के साथ जुड़ते हैं और वो अल्टीमेटली हम लोगों में एक भाईचारा का भावना जगाता है। और इस कल्चरल प्रोसेस में सबसे ज्यादा योगदान रहता है फोक स्टोरीज का, फोक सॉन्ग्स का और रीजनल लैंग्वेजेस का। और हम इंडियंस को अपने कल्चर से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने और नतीशा शास्त्री ने। इन दोनों ने इंडिया के गांव-गांव में जाके फोक टेल्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स हम लोगों तक पहुंचाया, जिससे कि हम इंडियंस अपने कल्चर से जुड़ पाए, रिलेट कर पाए
और हम में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का भावना है कि हम सब एक है। और तीसरा फिगर्स एंड इमेजेस। अब 18th और 19th सेंचुरी पे आर्टिस्ट अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते थे एलेगोरीज से, जिससे फ्रांस के अंदर पे मेरियाना था और जर्मनी के अंदर पे जर्मेनिया था। इंडिया को रिप्रेजेंट करा जा रहा था भारत माता से। अभी जो फिगर था भारत माता का कि भारत माता कैसा दिखेगा, इसे पहली बार विजुअलाइज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने सिर्फ ये इमेजिन नहीं किया था कि भारत माता कैसा दिखेगा, इसके साथ साथ भारत माता के ऊपर इन्होंने एक गाना भी लिखा था जिसे कहा गया वंदे मातरम। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये गाना आज भी कितना फेमस है। फिर आगे जाके 1905 में पहली बार भारत माता का पेंटिंग भी बनाया गया कि भारत माता एग्जैक्टली कैसा दिखते हैं, और वो पेंटिंग बनाया था अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने। अब इस पेंटिंग में भारत माता को काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया, जो कि तुम उनके 4 हाथों को देख के पता कर सकते हो। अब फोर्थ था सिंबल्स एंड फ्लैग्स, जिन्होंने इंडियंस के अंदर पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को जगाया। स्पेशली जो फ्लैग होता था वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आजादी से पहले इंडिया के लिए अलग अलग फ्लैग्स बना। लाइक 1905 में जब बंगाल के अंदर पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, जहाँ पे एक फ्लैग था जिसका कलर ग्रीन, येलो और रेड था। ऊपर में 8 लोटस था जो कि 8 प्रोविंसेस को उस समय के रिप्रेजेंट कर रहा था। बाद में जाके 1921 को गांधी जी ने भी इंडिया के लिए फ्लैग बनाया था, जहाँ पे 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। और सेंटर पे एक चरखा बना हुआ था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था सेल्फ हेल्प को, जिसका सिंपल सा मतलब था कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और फिफ्थ और आखिरी है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो जब अंग्रेज रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो वो इंडियंस को ऐसा दिखाते थे कि अंग्रेजों से पहले इंडिया ना कुछ था ही नहीं, वो तो उनका मेहरबानी है जिसकी वजह से आज जो भी है इंडिया वो है। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज भी कई लोगों का ये मानना है कि मॉडर्न रेलवे और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये अंग्रेजों का ही देन है। अंग्रेजों से आने से पहले तो हम कुछ थे ही नहीं, बट इन रियलिटी अंग्रेज आए थे हमें बस लूटने के लिए। बट वो अपने आप को दिखा ऐसे रहे थे कि भाई साहब हमारे बिना तो ये देश चल ही नहीं पाता। तो आजादी के स्ट्रगल के दौरान जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस गलत हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करा। उन्होंने दिखाया कि अंग्रेजों के आने से पहले भी इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप था। कई सारी चीजें थे इंडिया के अंदर पे, लाइक आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एग्रीकल्चर। उल्टा अंग्रेजों के आने के बाद से इंडिया के अंदर पे दिक्कतें आना शुरू हुआ है। हमारा जो हजारों साल का रिच कल्चर था, इसे अंग्रेजों ने खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि आज भी कहा जाता है कि उस समय का जो गुरुकुल सिस्टम था ना, वो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से तो फार बेटर था। आज के समय क्या कराया जाता है, बस रट्टा मरवाया जाता है और मार्क्स के लिए बच्चों को पढ़ने दिया जाता है। बच्चों को कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसे कुछ नॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टीचर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तुम अच्छे बच्चे हो, और कम मार्क्स लाते हो तुम गधे हो, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते कुछ भी। तो वो बताते हैं कि अगर हमें अपने कल्चर को रिवाइव करना है ना, तो हमें पहले इन अंग्रेजों से आजादी चाहिए होगा। तो कुछ इस तरीके से हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करा गया। जो रियलिटी था लोगों को वो दिखाया गया, और जो झूठा मुखौटा था अंग्रेजों का उसे निकाल के फेंक दिया गया, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंडियंस के बीच जगाया गया। और आगे जाके यही चीज हमारे आजादी का कारण बनता है। हम सारे यूनाइट होते हैं और हमें मिलता है अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस हमेशा हमेशा के लिए। और आज मैं और तुम जिस देश में रहते हैं वो आजाद है। हम जो करना चाहे वो कर सकते, जो सोचना चाहे वो सोच सकते। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी की गान गुलामी नहीं करते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस चैप्टर से यही बनता है कि भाई साहब जिंदगी में कभी भी किसी का गान गुलामी मत करना, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अपना सर हमेशा उठा के चलना। तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ अपने देश से प्यार, देशभक्ति जो होता है उससे भी बड़ा कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि तुम लोगों को अपने कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार होगा और आगे जिंदगी में तुम लोग भी कुछ करोगे कंट्री के लिए। अगर मेरा काम पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। अगर तुम लोग ऐसा ही वीडियोस देखना चाहते हो तो यार सपोर्ट करो भाई को, कमेंट करो अगला वीडियो किस पे चाहिए तुम्हें। और भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।